मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुदा रोगों जैसे कि बवासीर है, बगंदर है, फिशर है, इन सब रोगों में कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए और कौन सा नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोग आज करेंगे, बातचीत करेंगे इस बारे में। देखिए, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमेशा शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, लौकी है, तोरी है, परवल है। ये हमेशा किसी भी स्थिति में बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होने वाले फूड होते हैं। तो इनको कभी भी किसी भी अवस्था में जब पाचन संबंधी कोई समस्या यदि होती है तब भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम सदैव पथ्य कहते हैं। सदैव पथ्य का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी भी अवस्था में इनको यूज़ किया जा सकता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमेशा अपथ्य होते हैं, कठिनाई से पचने वाले होते हैं और उनका सेवन केवल जिनकी बॉडी उस पर्टिकुलर फूड के लिए अभ्यस्त हो, जो उसको पचाने में समर्थ हो। तो आइए सबसे पहले कुछ ऐसे फूड्स का वर्णन करते हैं जो कि सदैव नुकसान देने वाले होते हैं। जैसे कि हम भारतीयों के खाने में हम लोग बेसिकली तीखा, चटपटा इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने की हमारी एक सदैव इच्छा बनी रहती है और लगभग सभी घरों में लाल मिर्च का प्रयोग, मसालों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। लाल मिर्च जो है बेसिकली ये किसी भी बवासीर के रोगियों के लिए उचित नहीं है, इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि बहुत हॉट जो स्पाइसेस हैं, डिफरेंट टाइप के जो मसाले हैं, उनका यूज़ भी मिनिमम कर देना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर जो वेजिटेबल है या खाना है उसको बहुत अधिक स्पाइसी, चिली इनके साथ ही तैयार किया जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सिंपल घी और जीरा या हींग, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी भी प्रकार के फूड को बहुत ही स्वादिष्ट, आसानी से पचने लायक बनाया जा सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि खाने में सिंपल घी, जीरा, हींग या अधिकतम मेथी जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी मसालों का प्रयोग यूजुअली अवॉइड किया जाना चाहिए। अब एक विषय आता है, क्योंकि हमारी सामान्य जो डाइट है भारतीयों की, उसमें दूध और दही जो दो चीज़ होती हैं वो बहुतायत से प्रयोग होती हैं। तो अनेक लोगों का ये एक आतुर रहते हैं इस बात को जानने के लिए कि क्या हमको दूध का सेवन करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये भी एप्रीहेंशन होती है कि दूध का सेवन करने से पस का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली दूध जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे लिए प्रोटीन का, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। एक संपूर्ण आहार इसको बताया गया है। बॉडी में जो रिपेयर्स होती हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनके लिए दूध का बहुत अधिक महत्व है। तो इसलिए इसके गुण अधिक हैं, अवगुण कम हैं, तो इसलिए दूध का सेवन सदैव किया जाना चाहिए। उसके बाद आती है बात दही की। दही जो होता है वो बेसिकली जब हम उसको सेवन करते हैं
तो जो हमारी बॉडी के जो चैनल्स हैं, चाहे वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या उसके बाद के जो चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, ये जो दही है बेसिकली ये उनमें अवरोध उत्पन्न करता है। वैसे तो बॉडी के लिए ठीक है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का भी जो है कॉलोनी है उसको भी मेंटेन करता है, लेकिन चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन करने के कारण से दही को अवॉइड किया जाना चाहिए। और जो डायबिटिक्स हैं पर्टिकुलरली उनको भी दही को अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद जो स्वीटनर्स होते हैं, मीठा जो होता है। मीठे में चीनी के मुकाबले यदि संभव हो तो गुड़ और खांड का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुड़ और खांड जो है ये दो चीज़ चीनी का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारी संस्कृति में बहुत बाद में आई है। उससे पहले हम लोग गुड़ और शर्करा यानी कि खांड का ही प्रयोग अधिकतर रूप से करते रहे हैं। और अब जबकि हमारी सोसाइटी में डायबिटीज़ मेलाइटिस के इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमको कहीं ना कहीं इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं कि जिससे ये जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है ये महामारी का रूप लेते जा रहे हैं। इसके बाद फिर बाकी की डाइट आती है, तो दही को नहीं लेना है। अब चावल और चपाती, भारतवर्ष के जो तटीय भाग हैं, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनका मनपसंद जो भोजन है वो है चावल और मछली। नॉर्थ इंडिया में अधिकतर लोग गेहूं की रोटी का प्रयोग करते हैं। बाकी मक्का, ज्वार, बाजरा इसकी रोटी का प्रयोग या चने के साथ गेहूं की रोटी का प्रयोग बेसिकली कम होता है। अधिकांशतया जो है वो गेहूं की ही रोटी का प्रयोग किया जाता है। फाइबर है, चावल में कम होता है फाइबर, बाकी इसमें ज़्यादा होता है, जौ में बहुत अधिक होता है। जितने भी मिलेट्स हैं वो भी अच्छे हैं वैसे तो इसलिए फाइबर से संबंधित जो डाइट्स हैं जिसमें कि ये सब है, और इसके साथ साथ ही जो सलाद या डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनको डाइट में बहुतायत से लेना चाहिए। अब विषय ये आता है कि कई बार ये एक प्रश्न मन में आता है कि जो सलाद है उसका खाने का तरीका क्या है। जो सबसे अच्छा तरीका जो सलाद खाने का है बेसिकली वो ये है कि जब हम खाना खाने बैठें तो पहले सलाद खाएं, उसके बाद फिर जो है बाकी का जो भोजन है वो ग्रहण किया जाना चाहिए। भोजन के बाद में कोई भी मीठा या मिठाई, मीठा द्रव्य नहीं लेना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की वैसे भी आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें आवश्यकता नहीं है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं वो। रही बात फैट की, तो घी हमारी डाइट का एक अवश्य भाग होना चाहिए। घी अवॉइड करने से कोई लाभ नहीं है, इसको लेना चाहिए, क्योंकि जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं बेसिकली उनको फैट चाहिए होता है बॉडी में, विटामिन ए और डी जो बेसिकली होते हैं। इसी के साथ सामान्य सभी प्रकार की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, और जो कोई भी डाइट जो हमारे शरीर में खाने के बाद पेट को फूलने की शिकायत जिन लोगों में होती है, इस प्रकार की डाइट को अवॉइड किया जाना चाहिए। सभी वेजिटेबल्स आराम से ली जा सकती हैं। तो और अब बात आती है रेजिम की कि हम किस प्रकार का रेजिम फॉलो करें। डाइट की बात हो गई है। स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद।
अब बहुत से लोग वैसे तो 10 घंटे लेटे रहते हैं, लेकिन उनकी बीच बीच में नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उस नींद का कोई लाभ नहीं है। गहरी नींद यदि 5 से 6 घंटे भी बॉडी को मिल जाती है तो वो बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन रखती है, प्रॉपर रखती है। स्ट्रेस नींद न आने का एक बहुत बड़ा कारण है, और मन में हमारे अनेक प्रकार के विचारों का लगातार चलते रहना, ये नींद अनिद्रा की एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। तो इससे बचने के लिए हमको कुछ शरीर को थकाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, पैदल चलना रोज़ 3 से 4 किलोमीटर, योगासन करना, और भी ऐसे काम जिससे कि बहुत अधिक शरीर में थकावट उत्पन्न हो, कि जिससे कि एक नेचुरल स्लीप हमारी बॉडी को अब मिले। फिर भी यदि बहुत सारे लोगों को जो मस्कुलर ट्विचिंग्स या इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, से उस मांसपेशी को रिलैक्स करने के लिए बेसिकली हल्की लाइट मसाज का प्रयोग किया जा सकता है। उससे बॉडी रिलैक्स होकर के नींद बेसिकली आ जाती है। तो ये कुछ सामान्य से उपाय हैं जिनका यदि हम प्रयोग करें तो हम ये जो बवासीर, भगंदर, फिशर, इस तरीके की जो चीज़ हैं। हाँ, साथ ही साथ एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। पर्टिकुलरली वो रोगी जो ऑफिस में काम करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक उनको एक स्थान पर बैठना पड़ता है, तो वो इनमें अवॉइड किया जाना चाहिए। बीच बीच में अपनी पोस्चर को चेंज करते रहना चाहिए। थोड़ा सा बीच में समय मिलते ही हल्का सा 2-4 कदम टहल के फिर वापस पुनः दूसरी पोस्चर में बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रोलॉन्ग सिटिंग के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। और फिर भी यदि कोई हार्ड सरफेस है उस पर न बैठ करके हम कोई एक सॉफ्ट पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं, स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत अधिक मॉइस्चर का सामना हमको ना करना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बवासीर और भगंदर के रोगियों को ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।